नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। लौकी की अधिक उपज लेने की तकनीक। मूंग और उड़द की फसल में रोग कीट नियंत्रण। प्रदेश के बहुत से किसान भाई पानी की कमी के चलते ड्रिप और मल्च लगाकर लौकी की खेती करते हैं और अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन कुछ किसानों को तकनीकी जानकारी न होने के कारण लौकी की फसल से अच्छी उपज नहीं मिल पाती। तो कैसे करें ड्रिप और मल्च लगाकर लौकी की खेती जिससे भरपूर पैदावार मिल सके, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह से। हमने घिया लगा रखी जिसे कई लोग लौकी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये जो हमने यहाँ पे खेती कर रखी है बहुत ही आधुनिक तरीके से कर रखी है। इसकी जो हमने बुआई की थी वो हमने फरवरी के माह में कर दी थी। फरवरी मार्च का जो मैंने उपयोग था गर्मी वाली के लिए, अगर आप बारिश के मौसम जून जुलाई में भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या क्या हमें ध्यान रखना और कैसे हमने बुआई की उसके बारे में थोड़ी सी मैं आप किसान भाइयों को जानकारी देता हूँ। पहली बात, आपको खेत जब तैयार करना है तो आपको खाद का ध्यान रखना है। खाद में इसमें स्टार्टिंग जब अपन फसल लगाते हैं तो आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश जब बीज की बुआई है उसी समय देना है। और जो उसका रिकमेंडेशन है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से वो ये है कि आपको कम से कम 20 किलो नाइट्रोजन, 10 किलो फॉस्फोरस, 10 किलो पोटाश ये आपको पूरी फसल को देने। तो फॉस्फोरस का 10 किलो, आपके पोटाश का 10 किलो और नाइट्रोजन की आधी डोज आपकी ये बुआई के समय दे देनी है। जो नाइट्रोजन की बची हुई जो है आपका 10 से 5 किलो है जो आपको बुआई होने के बाद में देनी है। आप इसके अंदर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का अपन बात करें तो आप बोरोन और जो आपका कैल्शियम है इसका भी स्प्रे करवा सकते हो। लास्ट में पोटाश का, खासकर अगर ड्रिप ले रहे हो तो पोटाश का स्प्रे कर दो, जिससे इसकी फल की गुणवत्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो आप ये पूरा इसके अंदर जो हमने बेड बना रखी है वो एक तरह से उठी हुई बेड है, जिसे बोलते हैं रेज्ड बेड के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर बात आती है कौन कौन सी हम वैरायटी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों को मैं बताऊं, जैसे आपका पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग है, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड है, इन सभी का जो उत्पादन है बहुत ही अच्छा आता है। और बीज जो दर होती है घिये की वो लगभग 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ होती है। फसल को कीट व्याधियों के प्रकोप से बचाने का सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीजोपचार करना। तो इसके लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बीजों की बुआई करें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी और आगे चलकर इससे पैदावार भी अधिक मिलेगी। आपको खास कर ध्यान रखना है, ये जो खरपतवार है इस खरपतवार से पौधे को बड़ा नुकसान होता है। आप किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों को लगता है कि कीट और जो रोग होते हैं वो फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन खरपतवार सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इसका नियंत्रण, निराई गुड़ाई रेगुलर आपको किसान भाइयों को करवानी है। इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है। अगर आप इसमें मल्चिंग तकनीक इस्तेमाल करते हो तो और ही बढ़िया। मल्च तकनीक इस्तेमाल करने से आपका वीड जो है खरपतवार नियंत्रण बहुत आसानी से आप कर पाओगे। आपकी लेबर की जो एक कॉस्ट बचती है वो आपकी इसके अंदर बचेगी। अब हमने इसके अंदर सिंचाई भी जो हमने रखा है वो हमने ड्रिप विधि द्वारा रखा है। तो किसान भाइयों को ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना है, अपने को जितना ज़्यादा बचत है बूंद से बूंद सिंचाई का अपने को मदद में लेना, बूंद से बूंद सिंचाई द्वारा इसमें सिंचाई करनी है। अब इसके अंदर हमने जो प्रणाली इस्तेमाल की है इसे बोलते हैं स्टेकिंग विधि, मतलब जिसको सहारा देना जो होता है, क्रॉप को सहारा देना है उसको अपन स्टेकिंग बोलते हैं। और ये बहुत ही सही समय पे करना जरूरी है, क्योंकि इसकी अगर फसल की बढ़वार हो गई फिर आप स्टेकिंग करना इसमें नियंत्रण में नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको किसान भाई को बताता हूँ क्या करना है। अपने स्टेकिंग के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले ये आपने आयरन के जो पिलर है, जीआई पाइप जिनको बोलते हैं, उनको आपको लगाना है। उसके फिर आपको ये जो नेट है ऊपर बांध देना है और हर पौधे को आपको सहारा देना है। सहारा देना ध्यान रखना, जैसे ही आपने इसके अगर आपने सीधी बुआई की है या आपने बीज ट्रांसप्लांट किया, नर्सरी से सीधा लगाया, तो कम से कम जैसे
15 से 20 दिन की फसल हो जाए उसके हाथों हाथ बाद में आपको ये जो इसको सहारा देना, इसकी जो बैल है इसको आपको पूरी तरफ से लपेट देना, तो इसके सहारे से बैल ऊपर चढ़ जाएगी और जब बड़ी इसकी बढ़वार हो जाएगी तो उसके ऊपर पूरा ये नेट पे फैल जाएगी। अब बात आती है कि इसका किसान भाइयों को फ़ायदा क्या मिलेगा। तो सबसे पहली बात ये होती है कि अगर यही लौकी मैदान पे फैलती है तो जो लौकी जो होती है वो जब मैदान में मिट्टी पे टच होती है तो उसकी गुणवत्ता खराब होती है। जो भाग मिट्टी पे टच होगा वो पीला पड़ के पूरा खराब हो जाएगा, तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो किसान भाइयों को स्टेकिंग का बेनिफिट ये मिलेगा कि उनकी गुणवत्ता जो है फसल की बरकरार रहेगी। दूसरी बात, फसल को जो नियंत्रण करना है, उसमें कोई आपको छिड़काव करना है, वो भी आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। तो मैं आपको जैसे मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो घिया होती है इसमें 2 तरह के फूल आते हैं, नर और मादा फूल। जिसका पीछे का भाग फूला हुआ होता है वो मादा फूल होता है और सामान्य जो फूल होता है वो नर। अगर अपने को उत्पादन चाहिए तो अपने को मादा फूलों की संख्या ज़्यादा चाहिए। तो मादा फूलों की संख्या की आपको खास कर ध्यान रखना है। जब पत्ती 2 से 4 स्टेज हो तब इथरेल 100 ppm का छिड़काव कर दो। अगर आप ये नहीं भी कर पा रहे हो तो अगर जब उत्पादन आना चालू हो गया तो आपको नाइट्रोजन की मात्रा क्या करनी है, कम करनी है, क्योंकि जितने अधिक नाइट्रोजन होगा नर पुष्पों की संख्या बढ़ती जाएगी, मादाई कम होती जाएगी, जिससे आपको उत्पादन कम मिलेगा। तो अपने को ध्यान रखना है कि जब उत्पादन आना स्टार्ट हो चुका है उस समय नाइट्रोजन की मात्रा कम करनी है और अपन साथ में पोटाश की मात्रा बढ़ा दे, जिससे फल की गुणवत्ता बढ़ेगी। इस चीज़ का खासकर किसान भाइयों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रोग और कीट नियंत्रण की। तो जो ये ककड़ी नुमा सब्जियां हैं उनके अंदर आपको जो कीट मिलता है उसमें एक फल मक्खी जो कीट है उसका है, उसके लिए आप फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हो। डेल्टा मेथ्रिन का आप स्प्रे करवा सकते हो। 1 लीटर के अंदर आपको 1 ml की मात्रा लेनी है। किसान भाइयों, लौकी की फसल को लाल भृंग कीट भी अधिक नुकसान पहुंचाता है। ये कीट पत्तियों को खाकर छलनी कर देता है, जिससे पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा कम होती है। साथ ही पौधे की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भी बाधा उत्पन्न होती है, जिस कारण फसल से मिलने वाली उपज में गिरावट देखने में आती है। इसलिए इस कीट से फसल को बचाने के लिए आप नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें। और यदि इस कीट का प्रकोप फसल पर अधिक देखने में आ रहा है तो मैलाथियोन 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। अगर आपको कोई फंगल बीमारी आपको दिख रही है तो कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब का, या आपको जिसे साफ बोलते हैं, तो दोनों का मिक्सचर आप 2 ग्राम प्रति लीटर के घोल बना के आप फसल के 10-15 दिन से आप छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह किसान भाइयों, यदि आप लौकी की वैज्ञानिक तकनीक से खेती करते हैं तो आपको फसल से औसतन 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिल सकता है। किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि अभी कोरोना का समय है, मार्केट के अंदर सब्जियों की बहुत अच्छी डिमांड है और घिया बहुत ही अच्छी सब्जी है, लेकिन साथ में आपको खुद का भी ध्यान रखना है। आपको मास्क यूज़ करना है, आपके जो लेबर है उसको दूरी पे बिठाना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है प्रॉपर तरीके से, और फिर उसके अच्छे से शुद्ध ताज़ा सब्जी मार्केट में आप सप्लाई करो। आप किसान हैं, हम किसान भाई हैं, हम कोरोना की संकट की घड़ी में डट के इसका हम सामना करेंगे और हम हमारी तरफ से फुल उत्पादन देने की कोशिश करनी है अपने को, ये हमें ध्यान रखना है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। गर्मी फसल के रूप में इस समय अधिकतर किसान भाई मूंग और उड़द की फसलें लेते हैं, जिसकी बुआई बहुत से किसान भाइयों ने कर दी है और उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में है और इसी समय फसल पर कई तरह के रोग और कीट की समस्या आती है। तो आप नियंत्रण कैसे करेंगे, आइए जानते हैं डॉक्टर अनिल कुर्मी से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द बुआई बहुतायत क्षेत्र में की जाती है। तो ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द में बहुत सारे कीट एवं रोग आते हैं, जिनसे किसानों के लिए बहुत ज्यादा आर्थिक क्षति होती है। गर्मी की मूंग और उड़द की फसल में आमतौर पर रोग और कीट कम ही लगते हैं, फिर भी मौसम में बदलाव के चलते कई बार रोग कीट फसल पर दिखाई देने लगते हैं। अगर आपकी फसल में इस तरह की समस्या आ रही है तो आप सही उपाय अपनाएं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण रोग है वह है येलो मोजेक या पीला मोजेक। इस रोग का लक्षण है कि आपको खेत में आपके जो मूंग के जो पौधे हैं उनकी प्रारंभिक अवस्था में इस रोग का प्रकोप नई पत्तियों पे होता है। नई पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे यह रोग पूरे पौधे में फैल जाता है, जिससे उसमें ना तो फूल बनते हैं और ना फल बनते हैं।
इस रोग का जो फैलाव है ये एक छोटे से कीट के द्वारा होता है जिसको सफ़ेद मक्खी बोलते हैं। यह सफ़ेद मक्खी देखने में हल्के पीले रंग का होता है तथा इसकी यदि साइज़ की बात करें तो 1 से 1.5 mm इसकी साइज़ होती है। तो यह कीट क्या करता है कि जब एक ग्रसित पौधे का रस चूसता है और फिर ग्रसित पौधे से वो स्वस्थ पौधे के रस चूसने के लिए जाता है तो यह रोग एक पौधे से दूसरे पौधे में फैल जाता है। तो इस रोग के नियंत्रण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस कीट का नियंत्रण करें। उस कीट के नियंत्रण के लिए या तो आप अपने खेत में LOST की ट्रेप, पीले कलर के ट्रेप लगा सकते हैं, चिपचिपी ट्रेप। इन ट्रेपों का उपयोग करने से क्या होता है कि यह जो सफ़ेद मक्खी कीट है यह पीले रंग की तरफ आकर्षित होता है। तो जो आपके चिपचिपी ट्रेप हैं उनमें ग्रीस या कोई चिपकने वाली चीज़ लगा देते हैं जिससे यह कीट उसकी तरफ आकर्षित होकर उसमें चिपक जाता है और उससे वह मर जाता है और इस रोग का फैलाव कम हो जाता है। आप इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथाक्सोम का स्प्रे कर सकते हैं जिससे यह कीट आसानी से नियंत्रित हो जाएंगे और रोग का फैलाव कम हो जाएगा। इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण रोग है वो है सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा। इस बीमारी में क्या होता है कि जो पौधे की सर्वप्रथम पौधे की जो पत्तियां हैं उन पर भूरे रंग के धब्बे बनने लगते हैं और ये इन धब्बों के चारों तरफ एक कत्थई रंग की बाउंड्री होती है। ये धब्बे जब इनको अनुकूल वातावरण मिलता है तो यह धब्बे धीरे धीरे फैल जाते हैं और पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं जिससे पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है, पत्ती सूख जाती है और पत्तियां टूट के गिर जाती हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए कार्बनडाजिम 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं तो इस रोग से आपको नियंत्रण मिल जाएगा। और मूंग का चौथा महत्वपूर्ण रोग है वो है एंथ्रेक्नोज। इस रोग का लक्षण यह है कि जो पौधे की जो पत्तियां हैं उसके ऊपर कत्थई रंग के धब्बे बनते हैं और तथा इनकी जो धब्बे की जो बाउंड्री है वो नारंगी कलर की लाल रंग युक्त होती है और यह धब्बे प्रारंभिक अवस्था में छोटे छोटे होते हैं और फिर धीरे धीरे जैसे ही अनुकूल वातावरण मिलता है ये धीरे धीरे फैलना प्रारंभ कर देते हैं और पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं। जिससे क्या होता है कि जब पत्ती पूरी कवर हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है, पत्ती सूख के गिर जाती है और पौधा आपका बगैर पत्तियों का हो जाता है और सूख जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप कार्बनडाजिम जो 50% के रूप में आता है, कार्बनडाजिम की 1 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। फसल में रोग या कीटों का प्रकोप जब हो जाता है तो दवाओं पर खर्चा बढ़ता है और दवाओं के प्रयोग के बावजूद भी फसल से मिलने वाली उपज में थोड़ी कमी आ ही जाती है। इसलिए एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन अपनाएं जिससे फसलों में रोग आए ही नहीं। समन्वित नियंत्रण की बात करें तो इन सभी रोगों के समन्वित नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम हमें जो बीज का चुनाव करना है वो स्वस्थ बीज होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में यह बीमारी आई है उन क्षेत्रों का बीज दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए, नए और स्वस्थ बीजों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, प्रतिरोधक प्रजातियों का चयन करना चाहिए। तीसरा, संतुलित मात्रा में जो आपके रसायन हैं जो आप खाद उपयोग कर रहे हैं उनकी संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। साथ में ही आपका जो खेत है वो पूर्ण तरीके से साफ स्वच्छ होना चाहिए, उसमें खरपतवार नहीं होना चाहिए। 5वीं बात, इसमें जो सिंचाई है वो संतुलित मात्रा में करना चाहिए। अधिक सिंचाई, अधिक पानी के कारण भी ये रोग अधिक मात्रा में फैलते हैं। तो इन सभी बातों का यदि किसान भाई ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित रूप से इन रोगों से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। आम की फसल में फलों को गिरने से रोकने के लिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि 15 दिनों के अंतराल पर NNA 20 से 25 मिलीग्राम और प्लेनोफेक्स 0.4 मिलीलीटर
प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। भिंडी की फसल में सफेद मक्खी और जैसिड कीट की रोकथाम के लिए 5% नीम के बीज का अर्क या 500 मिलीलीटर नीम का तेल या एसेफेट 75%, SP 15 ग्राम या इमिडाक्लोरोपिड 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। अनाज को भंडारण से पहले अच्छी तरह से सुखा लें। अनाज में जब 10 से 12% नमी हो तभी उसे भंडारित करें। पिछली फसल के सभी बीजों व अन्य भंडार के पदार्थों को हटाकर गोदामों को अच्छी तरह से साफ कर लें और हो सके तो 0.5% मेलाथियान का घोल बनाकर गोदाम के अंदर छिड़काव करें। इसके बाद 7 से 8 दिनों तक चेम्बर को बंद रखने की सलाह दी जाती है। ग्रेन सुपर बैग को धूप में सुखाएं ताकि हानिकारक कीट के अंडा व प्यूपा धूप के कारण नष्ट हो जाएं। गर्मी के मौसम में खेतों की गहरी जुताई करें जिससे मिट्टी गर्म होगी और गहरी जुताई से फफूंद, हानिकारक कीड़े आदि मर जाएंगे। टमाटर की फसल में सिंचाई करते रहें। परिपक्व फलों की तुड़ाई करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बैगन, टमाटर, मिर्च एवं कुसमांड कुल की फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। किसानों के खेतों में मिर्ची की फसल में लीफ कर्ल वायरस का प्रकोप देखा जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरोपिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। खेत में परिपक्व फसल की कटाई के बाद शेष फसल के अवशेषों को जलाएं नहीं, बल्कि पिलाऊ, केंद्रीय हल, स्ट्रा रीपर, स्ट्रा चापर, रोटावेटर एवं कल्टीवेटर की सहायता से मिट्टी में फसल अवशेषों को अच्छी तरह से मिला दें। गर्मी के दिनों में हरे चारे की उपलब्धता बनाए रखने के लिए ज्वार और बाजरा की बुआई करें। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए दोपहर के समय पीने का पानी दें और छाया में पेड़ों के नीचे बांधें। उन्हें स्वस्थ रखने के लिए 50 ग्राम आयोडीन युक्त नमक या 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रतिदिन आहार के साथ और हरे चारे के साथ मिलाकर दें। इस समय मूंग की फसल में हरा मच्छर, जैसिड, एफिड, थ्रिप्स एवं सफेद मक्खी कीट लगने की संभावना है। इन कीटों का प्रकोप होते ही इनके नियंत्रण के लिए थायोमिथॉक्साम 25 DG 100 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मिर्च व टमाटर की फसल में इस समय चुर्रा मुर्रा रोग होने की संभावना है, अतः इसके लक्षण दिखाई देते ही रोग नियंत्रण के लिए थायोमिथॉक्साम 25 DG 100 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। ग्रीष्मकालीन बैगन की रोपाई के 30 दिन बाद पहली टॉप ड्रेसिंग में प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा रोपाई के 45 दिन बाद दूसरी टॉप ड्रेसिंग भी इतनी ही मात्रा में। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम धोरेला, जिला बूंदी के कृषक विमल कुमार ने। आप एलोवेरा की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो विमल कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो पड़ती भूमि, जिस भूमि में आप कोई भी फसल नहीं लगा सकते हैं, कृषि की कोई भी फसल, धान, अन्न कोई भी फसल नहीं उगा सकते, ऐसी भूमि में आप एलोवेरा की खेती कर सकते हैं और एलोवेरा की खेती करके नहीं आप बहुत अच्छी आमदनी उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये बहुत ही अच्छी फसल है जो बंजर जमीन में भी आपको लाभ दे रही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाई एलोवेरा की खेती कैसे करें। किसान भाइयों, ग्वारपाठा या एलोवेरा की व्यावसायिक खेती शुष्क क्षेत्रों से लेकर सिंचित मैदानी क्षेत्रों में की जा सकती है, परंतु आज ये देश के सभी भागों में उगाया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे बहुत ही कम पानी और अर्ध शुष्क क्षेत्र में भी आसानी से उगाया जा सकता है। भारत में एलोवेरा की बहुत सारी किस्में विकसित नहीं हुई है, फिर भी IC 111271, IC 111280, IC 1112
269 और IC 111273 और सिमसीतल L123 आदि किस्मों का व्यावसायिक तौर पर उत्पादन किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम किसान भाई एलोवेरा की खेती के लिए जमीन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। खेत की जो पड़ती भूमि है उसकी गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करेंगे उसके बाद में देखना है कि कहीं ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ जल भराव की समस्या हो। तो ऐसे जो जल भराव वाली जगह हैं उनको अपन को समतल करना है और समतल करने के बाद में फिर उसको अपन अच्छे से 1-2 बार और कल्टीवेटर से जुताई करें। जुताई करने के बाद में फिर उसमें अपन अगर 1 एकड़ की बात करें तो 10 टन गोबर की सड़ी हुई अच्छी खाद उसमें पर्याप्त मात्रा में मिलाएं और सड़ी हुई खाद मिलाने के बाद में फिर एक जुताई करनी है, जिससे क्या होगा कि जो खाद आपने डाला था वो पूरे खेत में मिल जाएगा। किसान भाइयों, इस फसल को रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है, इसलिए आप यूरिया 110 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 155 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 42 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय उपयोग करें। किसान भाइयों, एलोवेरा की रोपाई का सबसे उपयुक्त समय जुलाई और अगस्त है, लेकिन सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में हम सालों भर इसकी रोपाई कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर जाड़े में कड़ाके की ठंड पड़ रही हो तब इसकी रोपाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में किसान भाई एलोवेरा का जो स्लिप्स लगती हैं उनको एक अच्छी ऑथेंटिक या रजिस्टर्ड कंपनी से ही लें, उसके बाद में खेतों में रोपित करें। किसान भाई ध्यान रखें कि पौधे से पौधे की जो बीच की दूरी है वो लगभग 1 से 1.5 फीट होने चाहिए। उसके बाद में इसमें बहुत सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हल्की हल्की सिंचाई 5 से 6 दिन में किसान भाई करते रहें। और दूसरी चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखें कि बारिश के महीने में ये जो पौधा रहता है वो पानी के लिए बहुत सेंसिटिव रहता है। तो जल भराव की समस्या जहाँ भी खेत में दिखे वहाँ उसको निकालने के लिए निकासी की व्यवस्था बनाएं, नालियाँ बनाएं, जिससे कि क्या होगा कि जल जो है वो पूरे खेत से बाहर निकल जाए और आपकी सड़न की समस्या कम से कम हो जाएगी। तो किसान भाइयों, ये बहुत अच्छी फसल है जो कि पड़ती ज़मीन में बहुत आसानी से हो सकती है। और जैसे मैं बताना चाहूँगा कि एलोवेरा की जो मार्केट में कीमत है वो 4 से 5 रुपये किलो ग्रीन जो होता है, जो एलोवेरा की पत्तियाँ होती हैं वो मार्केट में बेची जा सकती हैं। और ये जो फसल है वो 2 से 3 साल तक लगातार चल सकती है इसमें, क्योंकि जो स्लिप्स हैं वो जो राइजोम्स होते हैं वो साइड से निकलते रहते हैं एलोवेरा में और ये मल्टीप्लाई होते रह सकता है। तो लगभग 2 से 3 तुड़ाई इसमें की जा सकती है। किसान भाइयों, रोपाई के 10 से 15 महीनों में पत्तियां पूर्ण विकसित और कटाई के योग्य हो जाती हैं। पौधे की ऊपरी नई पत्तियों की कटाई ना करें। निचली और पुरानी 3 से 4 पत्तियों को पहले काटना चाहिए। इसके बाद लगभग 45 दिन बाद दोबारा 3 से 4 निचली पुरानी पत्तियों की कटाई करें। इस प्रकार ये प्रक्रिया 3 से 4 साल तक दोहराई जा सकती है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से लगभग हर साल 50 से 60 टन ताजी पत्तियों की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज ये रहती है कि इसमें बाजू से जो राइजोम निकलते हैं, सकर्स निकलते हैं, उनको भी आप मार्केट में बेच सकते हैं, जिसकी कीमत लगभग मार्केट में 1 से 1.5 रुपये बाजार में रहती है। तो ये लगा लीजिए आप 1 हेक्टेयर जमीन से लगभग 2,500 से 3,000 सकर्स निकाले जा सकते हैं, जो कि 2 से 3 महीने में फिर रिप्लिकेट होते रहते हैं। तो ऐसे करके नहीं, आप साल भर में लगभग 10 से 15,000 रुपये के शक्कर बहुत आसानी से बेच सकते हैं। तो एलोवेरा एक ऐसी फसल है जो कि पड़ती भूमि पर बहुत आसानी से उग सकती। जो भूमि किसी भी फसल के लिए योग्य नहीं है, उस भूमि पे आप ये एलोवेरा लगा के नहीं बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।